अच्छा, अब खालिद भाई, हम हमारे जो फार्मर वर्मी कंपोस्ट पर आना चाहें, आप क्या ऐसे सामान की चीज़ें या रिसोर्सेज अवेलेबल हों, वो सामान मौजूद हो तो वो वर्मी कंपोस्ट पर काम करें? कोई ऐसी चेक लिस्ट या मुख्तसर सामान आप बता दें कि उस पे वर्मी कंपोस्ट पर आने से पहले उसका होना ज़रूरी हो। देखिए जी, सबसे पहले तो इसमें ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहां पर गोबर दस्तियाब हो, रास्ता हो उस जगह पर आने के लिए जहां वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगा रहे हैं, और पानी की दस्तियाबी हो। पानी कौन सा? ऐसा पानी जिसको जानवर पी लें। कहीं पे जेर ज़मीन मीठा पानी है तो वो बहुत अच्छी बात है, जहीं कहीं पर वाटर का पानी है, लेकिन ऐसा पानी जिसको गाय भैंस पी लेती हैं वो वर्मी कंपोस्ट के अंदर और विगलर के लिए कोई मसला नहीं है। दूसरा होता है जी लैंड डिजाइनिंग। लैंड डिजाइनिंग में ऐसी ज़मीन देखें जिसका बारिश का पानी आए या वाटर खुदा ना खास्ता टूटे तो उसमें नशेब हो और नशेब की तरफ वो पानी निकल जाए। अगर आपने वर्मी कंपोस्ट के लिए बेड बनाए नशेब के अंदर तो वो बारिश के अंदर डूब जाएंगे, उसके डूबने से आपके वर्म जो है वो उनको नुकसान हो सकता है। तो ये तो है इसकी लैंड डिजाइनिंग के निस्बत से। और इसको बेड को हमेशा शुमाल और जनूब, उत्तर और दक्षिण के जिसको कहते हैं सिंधी में हम लोग, उसके मुताबिक बनाएं ताकि इसमें से हवा का गुजर होकर बेड को यकसां ठंडा रखे मौसम की निस्बत से। अगर हम इसको मशरिक मगरिब करेंगे, एक तरफ से बेड ठंडा होगा, दूसरी तरफ से गर्म होगा। अच्छा खालिद साहब, ये जो सामान हमने अवेलेबल देखा, अवेलेबिलिटी देखी, गोबर भी है, लेबर भी है, पानी भी है, सब कुछ है। अब हम आ रहे हैं बेड की तरफ, बेड बनाना चाह रहे हैं। तो बेड के बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे रिसर्च पेपर में मुख्तलिफ तरीके हैं। तो वो मुख्तलिफ तरीकों में से कोई एक जो आप रिकमेंड करते हो वो आप बता दें, और उसकी बाकी तरीकों पर क्यों हम उसको प्रेफर करते हैं तो वो बता दें, बेड मेकिंग से मुतालिक। जी, बेड के चार मेथड हैं जी। अपर पिट मेथड, लोअर पिट मेथड, और प्रोपलिन बैग मेथड, और विंडरो मेथड। जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो लो कॉस्ट भी है, वो विंडरो मेथड है। जो कि बेड आप देख रहे हैं पीछे हमारे, और आगे आपको दिखा देंगे। विंडरो मेथड के अंदर कॉस्ट बहुत कम आती है। अपर पिट मेथड जो है वो उसमें सिमेंटेड होता है, लोअर पिट भी में सिमेंटेड है, और इन दोनों के अंदर लेबर कॉस्ट मुस्तकिल आपकी ज़्यादा रहेगी। पहले आपको कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आएगी, उसके बाद लेबर की बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से जो प्रोपिलीन बैग है उसके अंदर लेबर कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि सारा काम बैठ कर करना पड़ेगा इन तीनों मेथड के अंदर। तो हमारा जो है ये विंडो मेथड, इसके अंदर टोटल काम जो है लेबर खड़े होकर करती है, उसका ज़्यादा आउटपुट देती है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम रेड विगलर की जो स्पीशी है, असीना फटीडा। तो इसकी और भी दीगर स्पीशीज होंगी, तो हम उनमें से रेड विगलर का जो ये असीना फटीडा, इसी को क्यों प्रेफर करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए? असल में ये जैसे कि मैंने पहले आपको बताई कि ये स्पीशी का काम ही यही है कि डीकम्पोज होकर करती है इन गोबर को, ख़ास तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है गोबर को। और दूसरी इसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखी है। ये -5 से 55 डिग्री तक सर्वाइव कर लेता है। तो बाकी जो और एक और किस्म है इसी तरीके से वर्म की, उसकी जो सर्वाइवल है इतनी ज़्यादा नहीं है, मौसम की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाकी जो अर्थवर्म है वो तो सिर्फ मिट्टी को ही उलट पलट करता है, उसको खा के वो हमको फ़ायदा देता है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम गोबर की तरफ। गोबर की सिलेक्शन, उसको इकट्ठा करना, ठंडा करना, ये, और उसके बाद उसके गोबर के बेड बनाना, ये इसके इस दौरान ये जो भी मुख्तसर सा जो है प्रोसेस आप बता दें। और इसमें ख़ास तौर पे जो मुश्किलात हैं गोबर में, गोबर के सिलेक्शन में, या ऐसी कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं और उससे नुकसान उठाते हैं, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके उसका जो है किस तरह हम उन गलतियों से या उन नुकसान से बच सकते हैं हमारे फार्मर, वो थोड़ा सा बता दें। अब्बास भाई, गोबर में जो है, जो हमारे पास बराड़ी में दस्तियाब होता है आमतौर पर, वो गोबर हम लें जो 10 से 25 दिन पुराना हो या 1 महीने पुराना हो। ऐसा गोबर ना लें जिसमें पेशाब की आमेज़िश ज़्यादा हो, बदबू ज़्यादा हो, उसकी जो खुद की एक स्मेल होती है गोबर की, उसके अलावा एक सड़ी हुई बदबू होती है, वो ना हो। ब्लैक बिल्कुल कलर ना हो। अगर घास खा रहा है तो हरा होगा गोबर, अगर वो कूड़ा खा रहा है तो उसमें पिलाहट होगी। इस तरह का गोबर ले, काला गोबर ना ले। और पेशाब जिसमें इसकी ज़्यादा मिकदार हो वो गोबर ना लें। और बाकी इसको जो असल काम है ना इसका, जिम्मेदारी का, जो कि जिस्मानी तौर पर मुशक्क़त का नहीं है, सिर्फ गोबर को ठंडा करना है।
उसको जो है हम पानी का शावर इस तरीके से करते हैं कि वो गोबर से पानी नीचे निकल जाए, और इस तरह 10 दिन उसको छिड़काव करते रहेंगे। उसके अंदर इसके में मौजूद मीथेन गैस चाहे वो ख़त्म हो जाएगी, तो गोबर मुकम्मल हमारे ख्याल है कि आम जबान में ठंडा हो जाएगा, जो कि विगलर को बहुत पसंद आएगा, और वर्मी कंपोस्ट भी अच्छी आपको देगा और अपनी नस्ल को भी खूब बढ़ाएगा। अच्छा, अब इस गोबर से जो हमने बेड बनाया है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट, इससे मुतालिक थोड़ा सा अब अभी जो गोबर हम डालेंगे अपने बेड में, उससे पहले जो मराहिल हैं बेड बनाने से पहले, थोड़ा सा ज़मीन को हम इस तरह बनाएंगे कि दरमियान से मामूली सी 2 इंच, साइडों से 1.5 से 2 इंच ऊपर हो, ताकि उसमें इजाफी पानी आ जाए तो वो साइडों में नीचे निकल जाए। उसके बाद जो है उसकी चौड़ाई को हम रखते हैं 4 फीट, ताकि दोनों तरफ से लेबर आराम से काम कर ले। लंबाई आपकी जगह के मुताबिक है, मैक्सिमम इसको जो है आप 50 फुट कर लें, ताकि लेबर की कॉस्ट जो है वो आपकी मेंटेन रहे। अगर बहुत लंबा बेड बना दिया तो लेबर को बाहर निकलने में बेड से ज़्यादा तकलीफ होगी। तो नॉर्मली इसको 25 फीट 30 फीट एक आइडियल होता है आपका बेड, तो 4 बाई 25 बना लें तो बेहतरीन रहेगा। अच्छा, गोबर कितना, यानी सेंटर से उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए गोबर डालें बेड के ऊपर? जी, ये सेंटर में गर्मियों में हम इसको रखते हैं 12 से 15 इंच हाइट, और सर्दियों में इसी तरीके से हम इसको 18 से 24 इंच कर देते हैं सेंटर में से, ताकि गोबर हीट ना करे। गर्मियों में कम रखने का मकसद ये है। अच्छा, अब गोबर हमने ठंडा करके बेड बना लिया, हमने रेड विगलर के कल्चर लगाना है। कल्चर की कितनी क्वांटिटी हम लगाएं पर बेड? अब अभी इसमें ऐसा है कि एक रनिंग फुट में 1 किलो ऐसा कल्चर हो जिसके अंदर 1000 से 1500 रेड विगलर्स मौजूद हो। यानी कल्चर भी आपका अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपने कल्चर के नाम पे ऊपर गोबर ही भर दिया, उसमें विगलर कम है तो फिर वो प्रोडक्शन कम आएगी उसकी जी। तो जैसे आपका बेड लंबा होगा, लेट से आपका 25 फीट का बेड है, तो आपको 25 केजी इसमें अच्छा कल्चर डालना होगा। यानी 25 बाय 4 फुट का जो बेड है उसमें 25 केजी हमने वम लगाने होंगे। जी ऐसा ही है। 25 फीट का बेड में 25 फीट का कल्चर, जिसमें वर्म भी होंगे, उसके अंडे बच्चे, और उसका कुछ जिस कल्चर के अंदर वो मौजूद होता है वो सब गोबर भी होगा जी। अब इसको ऊपर से कवर करने ढकने की जो ऑप्शन बहुत सारी अवेलेबल है, पराल है, आपने बताया था पिछली वीडियो में, गन्ने के पत्ते हैं, केले के पत्ते भी हो सकते हैं, बोरी भी। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस में बेस्ट कौन सी है, और हम उसको बाकी चीज़ों पे क्यों फोकस देते हैं? इसमें सबसे बेहतर तो पलार अभी तक हमने देखी है कि वो पानी खुद जज्ब भी करती है, और गीली होने के बाद वो बेड के साथ चिपक जाती है, और उसका पानी जब हम ऊपर से छिड़काव करते हैं हर जगह पे जाता है। गन्ने के पत्ता थोड़ा सा तो चौड़ा होता है, तो इससे थोड़ी उसकी अफादियत ऐसी नहीं रहती है। केले का पत्ता उससे ज़्यादा चौड़ा है, तो हर जगह पानी यकसा नहीं जाता, कम ज़्यादा हो जाता है। तो पलार तो सबसे अच्छा है, उसके बाद गन्ने का है, फिर वो लो कॉस्ट के अंदर ये तीनों चीज़ आ गई। अगर आपको बोरी डालनी है तो ज़्यादा 2 दफ़ा जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे बेड के ऊपर बोरी को, तो वो डिकम्पोज हो जाएगी और उसको विगलर खाना भी शुरू कर देगा, और वो आपकी कॉस्ट कंटिन्यू ज़्यादा है। अब आपके पास जैसे जैसे बेड बढ़ेंगे तो आपकी कॉस्ट बोरी की सूरत में ज़्यादा होती जाएगी। अगर आपका एरिया शेडेड है, लाइक आपने पोल्ट्री फार्म में किया है या किसी छपरे के नीचे किया है, तो इसके अंदर आप 80% का जो प्लास्टिक मटेरियल आता है, जिसको ग्रीन हाउस में ऊपर लगाते हैं, नेट जो होता है 80% जिसमें नायलॉन हो, वो आप देंगे। उसका वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा साफ आएगा। लेकिन ज़मींदार जो है अपनी लो कॉस्ट करे, क्योंकि ये जो भी चीज़ हैं, सूखे पत्ते हैं, ये सब कार्बन मैटर है, ये हमारे लिए खाद होती है गलने के बाद। तो लो कॉस्ट भी हो गया, और वो खाद में हमारे और अच्छी क्वालिटी बन के आती है जी। अच्छा, अब इस पर जब हम पानी शावर करेंगे कितना फ्रिक्वेंट, यानी डेली देना है, सुबह शाम देना है? एक बात तो ये है, और उसकी पानी की सिलेक्शन, क्या बोर का पानी, ट्यूबवेल का पानी, पानी किस तरह का हो, ये 2 चीज़ें आप बता दें। पानी का जैसे मैंने तफसील से बताया, ऐसा पानी जिसको गाय भैंस आराम से पी लें। अगर बोर का भी है, वाटर का तो बहुत ही अच्छा होता है, तो वो पानी रखें। दूसरा, मौसम की निस्बत से इसमें हम पानी देंगे अब्बास भाई। जैसे सर्दियों में हम 3-3 4-4 दिन पानी देंगे, बारिशों में हमें जो है पानी बारिशों से पहले दे दिया, उसके बाद बारिश शुरू हुई, 1 दफ़ा पानी दे दिया, फिर बारिश में पानी बंद कर दिया, तो सिर्फ गोबर में से पानी निकलता रहा बारिश का, वही काफ़ी रहेगा। अच्छा, शदीद गर्मियाँ होंगी तो हम सुबह पानी देंगे और 1 दफ़ा शाम में पानी देंगे, यानी कि 2 दफ़ा पानी देंगे। और अगर सेंटीग्रेड 35 और 20 के बिटवीन है,
तो आप एक दफ़ा पानी दे दें, एक दिन छोड़ के दे दें, कोई मसला नहीं। इसको मॉइस्चर मेंटेन रखना मकसद ये, और दूसरा शुरू के अंदर पानी इसलिए ज़्यादा देते हैं कि बेड हीट ना करे। अच्छा, चलते हुए बेड में हमें कैसे पता चले कि हमारे जो विगलर है वो सही काम कर रहे हैं, सेहतमंद हैं, जिंदा हैं? चलते हुए बेड में उसको कैसे चेक करें? जी, चलते हुए बेड में जब आप गोबर में से हटाएंगे, एक हाथ डाला, दोनों हाथ डाला, गोबर हटाएंगे तो आपको विगलर सामने नज़र आ जाएंगे। तो वो जो हेल्थ होगी उसमें उसकी शाइनिंग होगी, उसमें उसका जो मोटा विगलर होगा, इसका मतलब है आपके बेड में वो विगलर खुश है और वर्किंग कर रहा है। एक ही जगह पर इकट्ठा ना होना चाहिए, बाहर बेड से ना निकला हुआ हो। तो ये दो चार साइन है जिसमें पता चलता है कि ये बेड जो है सही चल रहा है या इसका विगलर खुश नहीं है। अगर बेड के अंदर मीथेन गैस बनेगी तो विगलर जो है वो बेड से टॉप पर आ जाएगा, टॉप से बाहर भी निकलना लगेगा और गुच्छे की सूरत में हो जाएगा। तो उससे अब वाज़ेह होगा कि आपके बेड में मीथेन है। बाकी इसके अलावा मीथेन के अलावा इसमें कोई मसला नहीं है। मीथेन आप अगर गोबर को सही छिड़काव करते हैं तो वो निकल जाती है। और बाकी विगलर ने जो है अपनी नमी के मुताबिक काम करना है। अगर पानी ज़्यादा दे दिया तो भी उसे कोई नुकसान नहीं, वो पानी की तरफ चला जाएगा, गोबर कम खाएगा, वर्मी कंपोस्ट कम बन रहा है करेगा आपको प्रोड्यूस, और उसमें ककून ज़्यादा देने लग जाएगा। अगर आपने नमी पूरी रखी हुई है तो वो गोबर ज़्यादा खाएगा, ककून भी देगा, आपको प्रोडक्शन जो है वर्मी कंपोस्ट की ज़्यादा देगा। पानी कम या ज्यादा देने से कोई, इसका मतलब विगलर को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेट हो जाएगा बेड, ऐसे है कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। नॉर्मल जो बेड होता है वो जो 1 फीट का मैंने बेड बताया आपको, 65 डेज से 70 डेज तक वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप पानी ज़्यादा देंगे तो वो कुछ दिन और ज़्यादा चलेगा, क्योंकि इस विगलर के अंदर 90% पानी में है। तो इसलिए इसको पानी ही ज़्यादा महबूब हो जाएगा, तो वो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। हमें उसको ज़्यादा गोबर खिलाना है ताकि हमें वहाँ से वर्मी कंपोस्ट की प्रोडक्शन दे वो। अच्छा, अब आ जाते हैं हार्वेस्टिंग की तरफ कि कितने दिन में कितने इंच की लेयर हार्वेस्टिंग हो जाती है और उसका तरीका? जब आप विगलर शिफ्ट करते हैं 3 से 4 5 दिन तक तो विगलर अपने आप को उस नए बेड में सेट करता है। यानी जिस दिन आपने विगलर डाला है उसके 30 डेज के बाद आप इसका पानी बंद कर देंगे, और 35 डेज के ऊपर जो इसकी जब मॉइस्चर ऊपर से कम होगा तो आप इसकी पहली हार्वेस्टिंग कर लेंगे। जैसे हम लोग बरसीम लगाते हैं या लूसन लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, पहली एक लोब ली तो इस तरह इसकी एक लोब ले लेते हैं, फिर दूसरी लोब में हम इसको पानी ऊपर से सिर्फ इतना देते हैं दूसरी लोब से पहले कि ऊपर हमारी पलार या बोरी जो भी है वो गीली रहे, बाकी उसका अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो वो 15 दिन के बाद हमें दूसरी ये दे देता है। फिर उसके 15 दिन 20 दिन के बाद हमें ये आखिरी हार्वेस्टिंग दे देता है, यानी आखिरी लाभ दे देता है। उसके बाद जो नीचे 2 इंच रहता है वो कल्चर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर से उठाते जाएंगे विगलर नीचे चला जाएगा, और वो नीचे आखिर में जो 2 से 3 इंच बचेगा वो हम नए बेड पर शिफ्ट करके उसको कल्चर के लिए सूरत में इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, आपने बताया आखिर में जो हमारे ईंटों के लेवल पे ऑलमोस्ट जो बच जाएगा उस पे हमारा प्योर कल्चर होगा, उसको नए बेड पे शिफ्ट करने के लिए आप उसको वजन करते हैं या उसको अंदाजे से करना है, या उसका तरीका बता दें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है ना बड़ी सलाहियत दी है बढ़ने की। तो ये जब बेड ख़त्म होने लगता है ना तो इसमें तकरीबन एक से कम 2 बेड बनते हैं, कम अज़ कम। बहुत आपने इसको शेडेड एरिया में रख दिया तो ये 3 3 4 4 भी बेड बन जाते हैं। तो जब आप काम कर रहे होते हैं आपको पता होता है कि मैंने ये कल्चर जो है शिफ्ट करना है, तो एक के आप 2 बेड बना के तैयार रखते हैं पहले। उसके ऊपर ये जो नीचे 1 2 इंच का जो बचा हुआ है कल्चर, ये उसके ऊपर आप फैला देते हैं। और आम तौर पे तो ये रहता है अपने इस्तेमाल के लिए। अगर हम कल्चर किसी को देते हैं अब ग्रोवर को, तो उसके कंडीशन दूसरी है, उसको भी हम ऊपर से सेग्रीगेशन करके नीचे प्योर जो वो रह जाता है विगलर रह जाता है, उसके ऊपर थोड़ा ही उसका कल्चर होता है जिस माहौल में उसने रहना होता है। क्योंकि ये है रोशनी इसको बर्दाश्त नहीं है, ये फोटोसिंथेटिक है, इसकी आंखें नहीं हैं, इसके कान दांत नाक इस तरह का कोई चीज़ उज़ू नहीं है। तो ये जैसे इसको धूप लगती है ये नीचे की तरफ जाता है। तो इसको हम नीचे पहुंचा के ऊपर थोड़ा सा जो इसका कल्चर वाला खाद है वो रखते हैं, वो हम आबादगार को देते हैं ताकि वो अपना बेड मेंटेन करे, अपना वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करे, अपनी ज़मीनों के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाए। अच्छा, एक बंदा अपनी वर्मी कंपोस्ट अपने एग्रीकल्चर फील्ड में फसलों में यूज़ कर रहा है, तो क्या उसके साथ केमिकल फर्टिलाइज़र भी देनी है, या स्लोली कम करनी है, या एकदम केमिकल फर्टिलाइज़र रिप्लेस कर दें? इसके बारे में थोड़ा बता दें।
ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने, क्योंकि लोगों को बड़ा गुमान होता है कि ये मैं वर्मी कंपोस्ट लगा रहा हूँ तो अब जो है केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल ही नहीं करना मुझे। ऐसा नहीं है। हम अपनी ज़मीनों को नशे की हालत में ले गए हैं। जैसे हॉस्पिटल में किसी भी नशेई को हम जमा कराते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका नशा कम करते हैं। वो एक साथ उसको नहीं करते होते कि भाई इसको अब हीरोइन से हम बिल्कुल ज़ीरो कर दें और इस सुबह जो है सही हो जाएगा। ऐसा नहीं। हमारी ज़मीन भी ऐसे ही नशे में चली गई हैं। हमें जो अभी तक मालूमात है, इंडिया में इसका काम बहुत ज़्यादा है। इंडिया से हम जो है ना इस चीज़ को ज़्यादा मालूमात में लेते हैं कि 4 साल लगेंगे आपको ज़मीन को केमिकल की आदत से या इसके नशे से छुड़ाने के लिए। तो जैसे आप वर्मी कंपोस्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने अपने पास 30% केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिमम 30% कम किए, जिसकी मुख्तलिफ फसल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंटरक्रॉपिंग के रिज़ल्ट हमारे सामने मौजूद हैं। सेकेंड ईयर में हम इसको और बढ़ा देंगे, इसी तरीके से 50% पे जाएंगे। नेक्स्ट ईयर हम उसको 70% पे, फिर 90% करके 0 पे जाएंगे। तो ये है जी, हमें आहिस्ता आहिस्ता केमिकल को कम करना है, फ़ौरन बंद नहीं करना, वह हमें वरना मुआशी नुकसान मुमकिन है। शुक्रिया। अच्छा, अब अगर हम कॉम्बिनेशन में चलाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर भी हम कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल रहे हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर से इसमें मौजूद अगर कोई माइक्रोब्स हैं तो वो तो अफेक्ट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो केमिकल है। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, जब केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसके साथ ये वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल नहीं करते। हम वर्मी कंपोस्ट केमिकल फॉर्मुलेशन से पहले कर लेते हैं या उसके अगले पानी पर कर लेते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि वर्मी कंपोस्ट में खालिद भाई का बड़ा वसी तजर्बा है। इंशाल्लाह इनसे हम राब्ते में ही रहेंगे, इनका नंबर भी हम शेयर करेंगे। ये जो वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं इनकी मुख्तलिफ प्रोसेस को हम वीडियो की शक्ल में भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त जो फार्मर की बड़ी ज़रूरत है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो महंगी भी हो गई हैं, शॉर्ट भी हो रही हैं, और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारी ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं। तो वक्त का बड़ा तकाजा ये है कि लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पर आए, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में जो बड़ी बेहतरीन ऑप्शन दुनिया में मानी जाती है वो वर्मी कंपोस्ट है, जिसको खालिद भाई ने बताया कि ब्लैक गोल्ड भी है। इसका पूरा तरीका खालिद भाई ने बताया। तो इंफॉर्मेशन से लेकर कंपोस्ट तक और रेड विंगलर तक वो इंशाल्लाह इनका इरादा है प्रोवाइड करेंगे। तो इनसे उसके बारे में बात करते हैं। जी शुक्रिया अब्बास भाई। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला ऐसा फार्म है वर्मी कंपोस्ट का जो ज़मींदारों को मुकम्मल मुफ्त रहनुमाई देते हैं, ट्रेनिंग हम देते हैं बग़ैर किसी मुआवजे के। और इसके अलावा हमें अल्हम्दुलिल्लाह टंडोजाम यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने तारुफ़ी सनद भी दी है, सर्टिफिकेट हमें दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने रिकग्नाइज़ किया हमारे इस वर्मी कंपोस्ट फार्म को। अगर किसी भाई को सीखना है या अपना बंदा सिखाना है तो हमारे पास ये सहूलत बग़ैर किसी मुआवजे के मौजूद है के ऑर्गेनिक के ऊपर। शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगली वीडियो के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अब्बास को और खालिद मकसूद भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।